जब इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो जो सबसे पहले जीव दिखे थे वे थे बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो अगर वो आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। इस वीडियो में जो आपको मैं समझाने वाली हूँ वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है फाइन स्ट्रक्चर, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर को आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ बैक्टीरिया का। बैक्टीरियल अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो संरचनाएं आपको देखने को मिलती है उन्हें हम मेनली 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है सेल एनवलप या सेल का बाहरी लेयर। दूसरा होता है सेल इंटीरियर, सेल के अंदर वाला हिस्सा, जिसमें साइटोप्लाज्म और वेरियस अदर ऑर्गेनेल्स आते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल स्ट्रक्चर। तो सेल एक्सटीरियर में, सेल के आउटर एनवलप में आते हैं सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल इंटीरियर में आते हैं साइटोप्लाज्म और उसमें धसे हुए दूसरे ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, सेल क्रूजन्स, न्यूक्लियर बॉडी एट्सेट्रा। और जो तीसरा एडिशनल स्ट्रक्चर है उसमें आते हैं स्लाइम लेयर, कैप्सूल्स, फिम्ब्री एंड फ्लैजिला, जो कि जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, फीचर्स होते हैं। तो इनको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। सेल वॉल का मेन काम होता है बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करना, साथ ही रिजिडिटी और डक्टिलिटी प्रोवाइड करना यानी मजबूती और लचीलापन प्रोवाइड कराना। उसके साथ ही साथ सेल वॉल के और कई फीचर्स हो सकते हैं, पर ये मेन फीचर्स हैं। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको दिखाना है बैक्टीरिया में सेल वॉल है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे। कौन से माइक्रोस्कोप से? ऑफ कोर्स लाइट माइक्रोस्कोप से सेल वॉल नहीं दिखने वाला, तो आपको दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ होता है, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको बैक्टीरियल सेल को डालना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से। तो वैसे जब सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म है, जो कि बैक्टीरिया में वाटर है, पूरा 80% वाटर है, तो वो वाटर चला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मान लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो चला जाएगा उसमें वाटर, और सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पर जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो सिकुड़ने के बाद वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा, इसलिए इसको कहते हैं बैक्टीरियल घोस्ट, मतलब जीवाणु वाला भूत। क्योंकि जो सेल वॉल है वो पहले सिकुड़ता है, फिर वापस वैसी का वैसे हो जाता है। चूँकि श्रिंक हुआ सेल, तो सेल तो मर गया, लेकिन सेल के मरने के बावजूद जो सेल वॉल है वो मूवमेंट कर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी डेड बॉडी को चलते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा? भूत जैसा ही लगेगा ना। तो भाई बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए इसको बैक्टीरियल घोस्ट कहा जाता है। और सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी किया जाता है, जिसमें सेल वॉल मोटा थिक होता है, कुछ में सेल वॉल थिन होता है, कुछ में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो ऐसे बेसिस पे सेल क्लासिफिकेशन में भी मदद मिलती है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बारे में आपने सुना होगा, इसको सेल वॉल के बेसिस पे ही क्लासीफाई किया गया है। जब हम सेल वॉल का केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है स्कैफोल्डिंग म्यूकोपेप्टाइड का। म्यूकोपेप्टाइड क्या है? म्यूकोपेप्टाइड अमीनो एसिड और शुगर से बने होते हैं। इसमें जो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो म्यूकोपेप्टाइड यूज होता है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे म्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बना होता है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। तो इसमें ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं दोनों, और बीच बीच में कुछ दूसरे इंटरसाइजेस में आपको दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं स्कैफोल्डिंग में। तो वहाँ पे जो आपको मिलेगा वो होता है अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल, और वो अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, मतलब अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज में ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वैसे सेल वॉल के बारे में, बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, बट हमारे पास अभी हमें जो समझना है वो बस इतना ही है। अब हम आगे समझते हैं साइटोप्लाज्म को। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं पाई जाती, जैसा कि आपको यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, उसमें अंदर में ही मूवमेंट मिलती है। लेकिन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, जो कि यूकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, इसमें आपको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलती। इसमें आपको क्या मिलेगी? इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगी, राइबोसोम और मीजोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और न्यूक्लियोइड्स, ये सब आपको इसी साइटोप्लाज्म में मिलेंगी।
देखिए सेल वॉल के बाद आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मैंने साइटोप्लाज्म को पहले बता दिया, पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उसके बाद आता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कुछ खास है नहीं, बिल्कुल वैसा जैसा आपको बाकी सेल्स में मिलता है वैसा ही मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादातर लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो ये सेल मेम्ब्रेन भी यूनिट मेम्ब्रेन होता है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। जो माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया के स्पीशीज है, इसमें हिस्टेरोल्स नहीं पाए जाते, इसको अब याद रखिएगा। उसके बाद आता है राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है। इस बैक्टीरियाज में 70S राइबोसोम पाया जाता है और जो mRNA है वो पॉलीसोम्स के फॉर्म में पाया जाते हैं, मतलब mRNA का पॉलीमर पाया जाता है। बहुत सारे mRNA एक साथ जुड़ के पॉलीसोम बनाते हैं। जैसे आपको यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही बैक्टीरिया में इसके लिए आपको मिलेंगे मीजोसोम्स। मीजोसोम्स ये फोल्डिंग्स की तरह होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, जहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलेंगे और वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तथा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आपको और कई स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो इसमें आपको मिलेंगे पॉलीसेकेराइड्स, वॉल्यूटीन, लिपिड्स एंड क्रिस्टल्स, और उसके अलावा न्यूक्लियस है और स्लाइम लेयर्स हैं, कैप्सूल्स है, फ्लैजिला है, फिमरी, पिलाई। तो इनको चलिए हम कुछ डायग्राम्स के जरिए समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड की फोल्डिंग्स होती है, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और बैक्टीरिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बैक्टीरियल सेल में कई तरह के ग्रैन्युलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, लिपिड, क्रिस्टल्स, वॉल्यूटीन और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें, जैसे वैक्यूल्स, जिनके फंक्शन हर बैक्टीरिया स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं और कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज़ में ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बैक्टीरिया स्पीसीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग इस पर अलग अलग तरह के आपको इंक्लूजन बॉडी भी देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में ना ही आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर कुछ मिलेगा तो वो है सर्कुलर डीएनए, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करते हैं, जिससे उनके आउटर लेयर में सेल वॉल के ऊपर एक, अगर जो चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट हुआ है वो अरेंज्ड होके उनके आउटर लेयर में जम गया तो वो कैप्सूल फॉर्म करता है। अगर वो फैला हुआ है तो वो, अगर वो लूज फॉर्म में अटैच हुआ है तो उस कंडीशन पे वो स्लाइम लेयर का काम करता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी पाया जाता है, जो कि उसमें लोकोमोशन में मदद करता है। ये फ्लैजिन प्रोटीन का बना होता है। और इसके अलावा बैक्टीरिया में फिमरी पाए जाते हैं, जो कि फ्लैजिला से छोटे होते हैं साइज में और स्ट्रेट होते हैं। ये इस बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में मदद करते हैं, मतलब इनका मेन काम एडिशन का होता है। इसके अलावा ये किसी फूड को पकड़ने में भी मदद करते हैं बैक्टीरिया को। एडिशनल स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर है स्पोर, जो कि कई बैक्टीरिया में पाया जाता है और कई में नहीं पाया जाता। स्पोर्स भी कई तरह के होते हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। तो लास्ट में आपके लिए कोट, बी हू यू आर एंड से व्हाट यू फील, बिकॉज दोज हु माइंड डोंट मैटर एंड दोज हु मैटर डोंट माइंड। कितना गहरा कोट है। हमेशा वो रहिए जो आप सचमुच में हैं, जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो आपकी बातों को बुरा मानते हैं वो एक्चुअली में आपके लिए मैटर नहीं करते, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो आपके लिए मैटर करते हैं, वे लोग कभी आपकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। जैसे कि फैमिली में आप जब रहते हैं तो आप जैसा महसूस करते हैं, जैसे हैं बस वैसे ही रहते हैं। आप गुस्सा आता है तो गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुशी होती है तो खुशी एक्सप्रेस कर सकते हैं, गम होता है तो गम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आप वैसे रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं जब आप घर में रहते हैं, फैमिली के बीच रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग आपके लिए मैटर करते हैं, वो आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानते। जबकि जब आप बाहर रहते हैं किसी दूसरे इंसान के पास, तो वो लोग आपकी दिखावे से, जब अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती आपके बिहेवियर में, तो आपकी बातों का बुरा मान जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में उनके हिसाब से फिर खुद को बदलना वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते। मैटर कौन करता है? जो आपको वैसा एक्सेप्ट करे जैसे आप हैं। आखिर क्यों बदले खुद को, क्यों किसी दूसरे के लिए दिखावा करें?
हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखिए, किसी के लिए आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बी एज यू आर। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।